अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं सेकंड पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो वहाँ मैंने उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो यहीं से आप जो है पहला पार्ट पढ़ सकते हैं। तो अब हम सेकंड पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम पढ़ते हैं और इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। तो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन है, एक है कार्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा हमारे पास है जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कार्टिकल नेफ्रॉन की पोजीशन ये होती है कि रेनल कार्पसल ऑरिजिनेट फ्रॉम द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ रेनल कार्टेक्स के इसका जो रेनल कार्पसल होता है वो सुपरफिशियल पार्ट ऑफ रेनल कार्टेक्स से होता है। यहाँ पे आप देख ले कि ये कार्टेक रीजन है हमारे पास और ये कार्टिकल नेफ्रॉन का जो ऊपर का पोर्शन है तो ये कार्टेक्स के रीजन में से एराइज होता है और इसका लूप ऑफ हेनले जो है वो छोटा सा होता है। सही है। जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन renal corpuscle originate from the deeper part of cortex mean near the medulla it has a longer loop of Henle। देखो कि ये कार्टेक्स के डीप पोर्शन से स्टार्ट होता है मेडुला के रीजन से और इसका लूप ऑफ हेनले जो हमारे पास होता है वो इंतहाई बड़ा होता है। तो ये इसमें दो एमसीक्यूज हैं कि ये हमारे पास कार्टेक्स के डीप पोर्शन से एराइज होगा और मेडुला में होगा और इसका जो लूप ऑफ हेनले जो होगा वो बड़ा होगा। अब हम जो है इसकी हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन एंड कलेक्टिंग डक्ट पढ़ते हैं कि इसके हमारे पास किस टाइप के सेल वगैरह से बने होते हैं। तो एपिथेलियल सेल फॉर्म द वॉल ऑफ ग्लोमेरुलर कैप्सूल रेनल ट्यूब्यूल एंड डक्ट। ये हमारे पास रेनल ट्यूब्यूल ग्लोमेरुलर कैप्सूल और जो हमारे पास रेनल डक्ट वगैरह हैं तो उसका इंटरनल जो है वो हमारे पास एपिथेलियल सेल से बने होते हैं और उसका काम क्या होता है, उसका काम फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एटसेट्रा होता है। ग्लोमेरुलर या बोमिनेंस कैप्सूल consist of a visceral and parietal layer. The visceral layer consists of a modified simple squamous epithelial cell called photocyte, foot-like projection, pedicle wrap around the single layer of endothelial cell of the glomerular capillaries and form the inner wall of the कैप्सूल। तो हमारे पास ग्लोमेरुलस या बोमिनेंस कैप्सूल, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। ये हमारे पास कैप्सूल जिसमें ग्लोमेरुलर कैपिलरी ऊपर से होती है और ये हमारे पास फिल्ट्रेशन का काम करता है। यहाँ पे हमारे पास फिल्ट्रेशन होती है। तो इसके दो लेयर होते हैं, एक एक्सटर्नल जिसे हम पैराइटल लेयर कहते हैं, एक इंटरनल जिसे हम विजरल लेयर कहते हैं। तो विजरल लेयर में हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको फोटोसाइट कहते हैं, जो सेलुलर एरिया को इंक्रीज करती है, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं और आपके पास फिल्ट्रेशन वगैरह में जो है हेल्प आउट करती हैं। The parietal layer of glomerular capsule consists of simple squamous epithelium and form the outer wall of capsule। और जो outer layer होते हैं वो simple squamous epithelial से बना होता है और ये आपका outer wall बनाता है। तो ये MCQs के लिए आप याद रख लें कि outer हमारे पास किससे बना होते हैं, विजरल हमारे पास कौन किस टाइप सेल से बना होता है। यही सिंपल से MCQs आते हैं, इससे इतने मुश्किल MCQs नहीं आते। फ्लूइड फिल्टर्ड फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इंटर इनटू द कैप्सूलर बोमिनेंस स्पेस, द स्पेस बिटवीन द टू लेयर ऑफ द बोमिनेंस कैप्सूल। तो हमारे पास ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होते हैं तो उसमें फ्लूइड आता जाता है, इधर उधर जाता है, तो उससे वो फ्लूइड जो है वो इंटर होता है किसमें, बोमिनेंस कैप्सूल में। बोमिनेंस कैप्सूल में इंटर होता है, उसका जो स्पेस है बोमिनेंस के दो लेयर के दौरान उसमें इंटर होता है। उसके बाद रेनल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कंसिस्ट ऑफ simple cuboidal epithelial cell with a microvilli on their inner surface facing the lumen to increase its surface area for reabsorption and secretion। तो जो रेनल ट्यूब्यूल हमारे पास होते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो हमारे पास है, तो वो उसका इंटरनली वो क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल से बने होते हैं। क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल वो जो क्यूब फॉर्म में होते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल और टिश्यू जो है उस यूनिट में जो है हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ से आप जो है जा सकते हैं। उस यूनिट का लिंक जो है वो भी मैं वीडियो लेक्चर का लिंक उसका वो भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू कौन से होते हैं, तो आप वो देख ले तो उससे आपका इसका पता चल जाएगा। तो इसमें इंटरनल हमारे पास माइक्रोविलाई होती हैं। तो माइक्रोविलाई का काम क्या होता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज करना ताकि आपके पास रिएब्जॉर्प्शन भी ज्यादा हो और सेक्रेशन भी ज्यादा हो। द थिक असेंडिंग लिम्ब last part of loop of Henle is composed of simple
कोलमनार एपिथेलियम विच कम इन कांटेक्ट विद द एफेरेंट आर्ट्रियोल। और जो लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग पोर्शन है वो भी हमारे पास कोलमनार एपिथेलियल से बना हुआ होता है। द कोलमनार एपिथेलियल सेल इन दिस रीजन आर क्राउडेड टुगेदर एंड फॉर्म मैकुला डेंसा। और जो कोलमनार एपिथेलियल सेल होते हैं वो इस रीजन में जो है क्राउडेड फॉर्म में होते हैं, इंतहाई क्लस्टर फॉर्म में होते हैं और उसको कहते हैं मैकुला डेंसा। अब ये हमारे पास असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये आगे हम आपको जो है डायग्राम के थ्रू आपको बताते हैं कि लूप ऑफ हेनले के हमारे पास कितने पार्ट्स होते हैं। अब चूंकि हमारे पास मैकुला डेंसा है तो मैकुला डेंसा के साथ क्या होते हैं, एलॉन्ग साइड द मैकुला डेंसा द वॉल ऑफ एफेरेंट एंड इफेरेंट आर्ट्रियोल कंटेन स्मूथ फाइबर कॉल्ड जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। तो मैकुला डेंसा के साइड पे जो वॉल होती है उसमें हमारे पास दो टाइप के आर्टरीज होते हैं, जो हमारे पास एफेरेंट और इफेरेंट आर्ट्रियोल, और वो क्या होते हैं, स्मूथ फाइबर जो बने होते हैं जिसे जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल कहते हैं। बोथ मैकुला डेंसा एंड जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल फॉर्म जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus which help in regulating blood pressure। तो ये एमसीक्यूज हैं कि जुक्स्टा मेडुलरी जो नेफ्रॉन होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में हेल्प आउट करते हैं। जो कार्टिकल नेफ्रॉन होंगे उनका मैक्सिमम कार फिल्ट्रेशन होगा, जो जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होंगे उसका काम ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना होगा। और वो जुक्स्टा ब्लड प्रेशर नॉर्मल किस तरह से रखा जाता है, इस तरह से रखा जाता है जो यहां पे आपको बता दिए। तो अब ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। ये हमारे पास जो है मैकुला डेंसा है, तो क्या होते हैं, ये एफेरेंट आर्ट्रियोल होते हैं, इफेरेंट आर्ट्रियोल होते हैं, यहां से आप देख सकते हैं। द डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बिगिन अ शॉर्ट डिस्टेंस past the macula densa। in the last part of distal convoluted tubule there are two type of cell। तो जो distal convoluted tubule होते हैं वो भी हमारे पास क्या है कि macula densa से ऊपर हो के पास हुआ होता है और दो टाइप के सेल हमारे पास होते हैं। अब ये MCQs के लिए आप याद रख लें कि distal convoluted tubule का एक सेल जिसे हम प्राइमरी प्रिंसिपल सेल्स कहते हैं which have a receptor for both ADH फॉर एल्डोस्टेरोन एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम। तो ये हमारे पास इन हार्मोन्स वगैरह के लिए क्या होता है, इन हार्मोन और सोडियम वगैरह के लिए ये रिसेप्टर प्रिंसिपल सेल ऑफ डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में पाए जाते हैं। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। और दूसरा जो हमारे पास डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का सेल है उसे इंटरकैलेटेड सेल कहते हैं विच रेगुलेट ब्लड पीएच by secreting H positive and reabsorbing bicarbonate and potassium ion। तो बाइकार्बोनेट हमारे पास उसको रीअब्जॉर्ब करता है और H पॉजिटिव जो है उसको रिलीज सेक्रेट करता है। तो क्या होता है कि हमारे पास आपका पीएच जो है वो नॉर्मल रहेगा, आप एसिडिक पीएच में नहीं जाएंगे। द कलेक्टिंग डक्ट ड्रेन इनटू अ पेपिलरी डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो हमारे पास होके पेपिलरी डक्ट में जाता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास यूरिन की फॉर्मेशन किस तरह होती है। टू प्रोड्यूस यूरिन नेफ्रॉन एंड कलेक्टिंग डक्ट परफॉर्म थ्री बेसिक प्रोसेस दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन। हमारे पास यूरिन प्रोडक्शन में फॉर्मेशन में ये तीन स्टेप्स होते हैं। पहला हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, दूसरा हमारे पास ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है और तीसरा ट्यूबुलर सेक्रेशन है। तो ये भी एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि ये तीन स्टेप हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन में होते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन in this first step of urine production, water and most solute in blood plasma move across the wall of glomerular capillaries into the glomerular capsule and देन इनटू द रेनल ट्यूब्यूल। देखो ग्लोमेरुलर कैप्सूल जो कि हमारे पास ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होते हैं उसमें जब ब्लड पास होता है तो उससे ये चीज़ें फ्लूइड वगैरह ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बोमिनेंस कैप्सूल की तरफ आ जाती हैं, फिल्टर हो जाती हैं और आपका जो ब्लड होता है वो फुली फ्रेश फिल्टर ब्लड आपका हो जाता है। जब ये चीज़ें हमारे पास बोमिनेंस कैप्सूल या ग्लोमेरुलर कैप्सूल जिसे कहते हैं उसमें जब आ जाती हैं तो क्या होता है, तो इसके बाद हमारे पास ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होती है कि एज द फिल्टर फ्लूइड फ्लो अलोंग द रेनल ट्यूब्यूल एंड द कलेक्टिंग डक्ट द सेल इन द ट्यूब्यूल रीअब्जॉर्ब अबाउट 99% ऑफ फिल्टर फ्लूइड एंड मेनी यूजफुल सॉल्यूट। अब जब आपके पास बोमिनेंस कैप्सूल में वो फिल्टर्ड सब्सटेंस आ गया फिल्ट्रेट,
तो वो हमारे पास क्या है, वहां से वो जब ट्यूब के थ्रू पास होते हैं तो उससे फिर 99% ऑफ चीजें रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं, जो कि आपके बॉडी और उसके ब्लड में वापस रिटर्न होती हैं, जिसमें वाटर भी होते हैं, सल्यूट वगैरह भी होते हैं। उसके बाद तीसरा हमारे पास है ट्यूबुलर सेक्रीशन। एज द फ्लूइड फ्लो along the renal tubule and the collecting duct, their cells secrete other materials such as waste, drugs, excess ions in the fluid. The tubular secretion remove waste substance from the blood. अच्छा, तो दो स्टेप में तो रीएब्जॉर्प्शन हो गई। तीसरे स्टेप में क्या होते हैं कि जो आपके बॉडी के फैट्स होंगे, जो आपके बॉडी के केमिकल्स वगैरह जो आपके बॉडी को नीड नहीं होते, जो टॉक्सिक होते हैं, या कोई मेडिसिन वगैरह, तो वो आपके ट्यूबुलर सेक्रीशन वो उसको सेक्रीट करता है यूरिन में, और ये यूरिन के जरिए आपके पास आपके बॉडी से बाहर निकलता है। अब इस फिगर में आप इंतहाई गौर से देख ले, इसको समझ के आपको पूरा मैकेनिज्म समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमारे पास ग्लोमेरुलस कैप्सूल जो होते हैं उसमें ये जो है सल्यूट वगैरह आ गए, तो उसमें क्या है कि इसमें हमारे पास फिर प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की तरफ बात जाती है, तो वहाँ पे हमारे पास जो वो फिल्टर सब्सटेंस होते हैं उससे क्या होते हैं, उससे वाटर डिफरेंट आयंस जो होते हैं वो रीएब्जॉर्ब वापस हो जाते हैं, और हमारे पास जो है टॉक्सिन वगैरह वो रिलीज हो जाते हैं ताकि आपके पास पीएच नॉर्मल रहे। फिर ये यहाँ पे आके यहाँ पे आ जाता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की तरफ, जो कि हमारे पास तीसरा स्टेप है। तो तीसरा स्टेप में यहाँ पे आ जाते हैं, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या करता है कि ये हमारे पास वाटर जो है उसको रीअब्जॉर्ब करता है और पास फ्रॉम द फिल्ट्रेट इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये कि ऐसा करता है कि जो फिल्ट्रेट होता है उससे वाटर रीअब्जॉर्ब करके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में लेकर जाते हैं। फिर इससे बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो कि फोर्थ स्टेप है। तो उसमें क्या हो जाते हैं कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में सोडियम क्लोराइड फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्ब होकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चले जाते हैं। तो ये आप एमसीक्यूज हैं, ये जितने भी स्टेप ये एमसीक्यूज हैं, कोई भी स्टेप आपके पास पेपर में आ सकते हैं। फिर इसके बाद फोर्थ स्टेप हमारे पास यहाँ से जो करते हैं, तो यहाँ पे आते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल। तो डिस्टल ट्यूब्यूल कहते हैं सेलेक्टिवली सेक्रेट एंड एब्जॉर्ब सब्सटेंस टू मेंटेन ब्लड पीएच एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो जो चीजें आपके ब्लड को नीड होती हैं वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और जो नीड नहीं होती वो सेक्रेट हो जाती हैं डिस्टल ट्यूब्यूल में। इसके बाद फिर हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट में आते हैं। कलेक्टिंग डक्ट में फिर जो आपके बॉडी को वाटर नीड होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाता है और फिल्ट्रेट से, और इसके बाद जो फिर हमारे पास ये हमारे पास फिर पेपिलरी डक्ट वगैरह यहाँ से जो है होकर आपके पास वो यूरिथ्रा की तरफ यूरिन वगैरह जाता है। तो ये हमारे पास फिर जो है ये इसके स्टेप हो गए। तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हमारे पास है फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो 3 टाइप हमारे पास प्रेशर होते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन डिपेंड ऑन 3 मेन प्रेशर। 1 प्रेशर प्रोमोट फिल्ट्रेशन व्हाइल द 2 प्रेशर अपोज फिल्ट्रेशन। एक फिल्ट्रेशन को प्रोमोट करेगा, 2 अपोज करेंगे। कि किस तरह की? ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इट इज द ब्लड प्रेशर इन द glomerular capillary which is about 55 mm Hg. It promotes filtration by forcing water and solute from blood plasma through the filtration membrane. कि आप इसमें जब फ्लूइड वगैरह होते हैं तो वो थ्रू मेम्ब्रेन जो है ब्लड प्लाज्मा उसको प्रेशर करता है और वो चीज़ें आपके पास फिल्टर हो जाती हैं। ये हमारे पास 55 mm Hg होता है और ये हमारे पास पॉजिटिव प्रेशर है। सही है। तो दूसरा फिर हमारे पास कौन सा है? दूसरा कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक्सर्टेड अगेंस्ट द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बाय अ फ्लूइड ऑलरेडी इन द कैप्सूल। जो आपके पास बोमेंस कैप्सूल में जो फ्लूइड होते हैं तो वो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है ताकि फिल्ट्रेशन आपके पास ना हो। तो ये नेगेटिव प्रेशर है, अपोजिट प्रेशर है। इसकी में ये कितना प्रेशर होता है? ये 15 mm Hg। तीसरा हमारे पास ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन सच एज एल्बुमिन, ग्लोबिन, फिब्रिनोजन, ब्लड प्लाज्मा। इट आल्सो अपोज फिल्ट्रेशन विच इज अबाउट 30 mm Hg। देखो जो आपके ब्लड में जो है ये आयंस होते हैं, ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, तो ये क्या करते हैं? तो ये आपके ब्लड को फिल्ट्रेशन होने से जो है रोकता है कि आपका ब्लड फिल्टर ना हो। ये आपके ब्लड से फ्लूइड वगैरह को नहीं जाने देता, क्योंकि ये ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से नहीं जाने देता। ये भी नेगेटिव प्रेशर है और ये हमारे पास कितना होता है? 30 mm Hg। तो अब यहाँ पे आप ये कंसेप्ट क्लियर कर ले कि जो हमारे पास पॉजिटिव प्रेशर था जो फिल्ट्रेशन
के लिए स्पेसिफिक था वो 55 है, और ये जो नेगेटिव हैं जो फिल्ट्रेशन को रोकते हैं वो 15 + 30 है। तो 15 + 30 हमारे पास 45 बनाता है, और हमारे पास जो वो फिल्ट्रेशन के लिए 55 था, तो आपके पास नेट प्रेशर कितना 55 - 45 नेट प्रेशर आपके पास 10 mmHg बच जाता है, और ये प्रेशर आपका रिस्पॉन्सिबल है फिल्ट्रेशन के लिए। तो ये आप MCQs के लिए इसको याद रख लें। देखो मैं फिर रिपीट करता हूं कि जो हमारे पास प्रेशर था वो 55 mmHg था जो फिल्ट्रेशन के लिए था, लेकिन आपके पास 15 mmHg और 30 mmHg ये हमारे पास नेगेटिव प्रेशर जो फिल्ट्रेशन नहीं होने देता। तो वो उससे अगर हम इसको माइनस करें तो हमारे पास फिर नेट प्रेशर बच जाता है 10, और यही 10 प्रेशर हैं जो हमारे पास क्या काम करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए स्पेसिफिक हैं। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट form in all the renal corpuscle of both kidney each minute in the glomerular filtration rate। देखो जो हमारे पास हर रेनल कार्पसल में 1 मिनट में जितना फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इन एडल्ट द एवरेज फिल्ट्रेशन इज 125 ml/mn मिनट या 180। ये MCQs के लिए याद रख ले, इससे MCQs लाजमी आएगा इंशाल्लाह 100% श्योर। इस से आपका MCQs लाजमी आएगा कि एडल्ट में हमारे पास 125 ml/मिनट जो कि हमारे पास 180 लीटर पर डे बनाते हैं ये मेल में, फीमेल में 105 ml/मिनट जो कि 150 लीटर पर डे बनाता है ये फीमेल में। ये हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं यूरेटर पे। द यूरेटर आर थिक वॉल ट्यूब विच आर 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 to 10 मिलीमीटर इन डायमीटर। यूरेटर जो हमारे पास होता है तो वो क्या होते हैं कि वो हमारे पास 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं और उसकी डायमीटर 1 से 10 mm है। तो ये आप MCQs के लिए इसके डायमीटर और ये लेंथ वगैरह याद कर ले। इसके 3 लेयर होते हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एडवेंटिशिया, मिडिल लेयर को लेमिना प्रोप्यूरा कहते हैं, और इनर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं मस्कुलरस। सही है। द यूरेटर ओपन ओब्लिकली थ्रू वॉल ऑफ पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर के बैक साइड पे हमारे पास ओब्लिकली जो है क्या होता है इंटर होता है ब्लैडर में। इसके बाद हम आ जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे अगर यूरेटर की कोई यहाँ पे पिक्चर है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उसकी कोई पिक्चर नहीं है हमारे पास। अब यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर इज अ हॉलो डिस्टेंसिबल मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन पेल्विक कैविटी पोस्टीरियर टू प्यूबिक सिम्फेसिस। जो प्यूबिक सिम्फेसिस हमारे पास होता है बैक साइड पे, उसके पोस्टीरियर जो हमारे पास प्यूबिक सिम्फेसिस है ये उसके पोस्टीरियर पे, जो फ्रंट का प्यूबिक सिम्फेसिस इसके पोस्टीरियर पे ये हमारे पास लाई करता है। ये हालो आर्गन है लेकिन मस्कुलर है, इसकी साइज कम ज्यादा होती है। जब ब्लैडर फुल हो तो इसकी साइज ज्यादा हो जाती है, ब्लैडर एम्प्टी हो जाए फिर इसकी साइज कम हो जाती है। इन मेल इट इज एंटीरियर टू द रेक्टम। जो मेल होते हैं तो ये रेक्टम के एंटीरियर पे पाए जाते हैं, लेकिन जो फीमेल हैं तो ये कहें कि इन फीमेल इट इज एंटीरियर, ये वेजाइना के एंटीरियर पे एंड इन्फीरियर टू द यूट्रस, और यूट्रस के नीचे जो है ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है, वहां पे सिचुएट होता है। फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम होल्ड द यूरिनरी ब्लैडर इन दी पोजीशन, और इसकी जो अपनी पोजीशन है तो ये खुद नहीं होता बल्कि पेरिटोनियम जो इसके ऊपर है उसके जो फोल्ड नहीं वो इसको अपनी पोजीशन पे रखते हैं। इट राइजेज इनटू एब्डोमिनल कैविटी व्हेन इट फुल। जब ये फुल होते हैं तो ये एब्डोमिनल कैविटी की तरफ ऊपर चला जाता है, और जब ये एम्प्टी होते हैं तो नीचे चला जाता है। तो आपको इसका पता होना चाहिए। और दूसरा इसकी कैपेसिटी जो है वो 700 to 800 ml हमारे पास नॉर्मल यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी है। आप MCQs के लिए याद कर ले इसको। इट इज स्मॉलर इन फीमेल बिकॉज ऑफ यूट्रस, और फीमेल में यूरिनरी ब्लैडर की जो है वॉल्यूम कम होता है, उसका रीजन है क्योंकि उसके ऊपर यूट्रस होता है, और अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट भी हो तो तब इसकी साइज फिर कम हमारे पास हो जाती है। In the floor of urinary bladder is a small triangular area called trigone. The two posterior corner of the trigone contain the two urethral opening and internal urethral orifice. इसमें ये ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है, और इसमें ये यहाँ पे देख ले कि ये ट्रायंगुलर फॉर्म में है। ये ट्रायंगुलर फॉर्म में हमारे पास एक रीजन होते हैं, और यहाँ पे 2 होल्स होते हैं जिसे यूरेथ्रल ओरिफाइस हैं जो हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर में है।
The three tissue layer of the wall of urinary bladder are the same as those of ureter. यूरेटर में जो 3 लेयर थे बिल्कुल उसी तरह इसमें भी 3 लेयर होते हैं. द मस्कुलरस दैट सराउंड द म्यूकोजा इज आल्सो कॉल्ड ड्यूट्रस मसल. इसके जो मस्कुलर लीजन है उसको ड्यूट्रस मसल्स कहते हैं. और ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें क्योंकि इसका इस्तेमाल आगे फिर आएगा तब आपको पता चलेगा. ड्यूट्रस मसल्स ये कौन से मसल जो हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर में होते हैं. ये एमसीक्यूज के लिए ये मसल टाइप तो आप याद रख लें. रजी द फोल्ड इन द म्यूकोजा आर आल्सो प्रेजेंट टू परमिट एक्सपेंशन ऑफ ब्लैडर. इसके म्यूकोजा में रजिस होते हैं. रजिस कहते हैं फोल्ड्स टाइप कि जब आपका यूरिन ब्लैडर फुल होगा तो वो रजिस स्ट्रेट होंगे और जब वो एम्प्टी होते हैं तो वो फोल्ड फॉर्म में होते हैं. इंफीरियर टू द इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर इज द एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर विच इज अंडर वॉलेंटरी कंट्रोल. हमारे पास दो स्फिंक्टर होते हैं जो एक इंटरनल होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते. एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं जिसकी वजह से हम यूरिन कुछ टाइम के लिए कंट्रोल कर सकते हैं. ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है. अब यूरिथ्रा. द यूरिथ्रा इज स्मॉल ट्यूब लीडिंग फ्रॉम द इंटरनल यूरिथ्रोडिफाइड टू द फ्लोर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर टू द एक्सटीरियर ऑफ द ब्लैडर. ये हमारे पास यूरिथ्रल ओरिफाइस से स्टार्ट होके ब्लैडर के फ्लोर से पास होके बाहर की तरफ जो नजर आता है ये हमारे पास यूरिथ्रा है. जिसे मेल में क्या है, मेल में जो पेनस और फीमेल में जो वेजाइना के थ्रू ओपन होता है एक्सटर्नल की तरफ. यूरिथ्रा इन फीमेल इज शार्टर 4 सेंटीमीटर देन दैट इन मेल. जो फीमेल में यूरिथ्रा है वो 4 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है लेकिन मेल में जो है उसकी लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर होती है और फीमेल में 4 सेंटीमीटर यूरिथ्रा की लेंथ होती है. देयर आर 2 यूरिथ्रल स्फिंक्टर इंटरनल एंड एक्सटर्नल. हमारे पास वो जो ब्लैडर वाले थे वो हमारे पास हमारे कंट्रोल में नहीं होते एक्सटर्नल इंटरनल. लेकिन जो यूरिथ्रल स्फिंक्टर है उसमें हमारे पास इंटरनल भी है एक्सटर्नल भी. इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स ऑफ यूरिथ्रा लोकेटेड इन द ब्लैडर इंफीरियर एंड द यूरिथ्रा प्रॉक्सिमल एंड जंक्शन ऑफ द यूरिथ्रा विद इन द यूरिनरी ब्लैडर. इंटरनल स्फिंक्टर इज मेड ऑफ स्मूथ मसल देयरफॉर इट इज अंडर इनवॉलेंटरी और ऑटोनोमिक कंट्रोल. जो इंटरनल स्फिंक्टर हमारे पास हैं तो ये इंसान के कंट्रोल में नहीं होते. ये हमारे पास किससे बने होते हैं, स्मूथ मसल से. लेकिन इसके बाद हम एक्सटर्नल पे आ जाते हैं. जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं. दैट आर ब्लैडर डिस्टल इंफीरियर एंड इन द फीमेल एंड इंफीरियर टू द प्रोस्टेट एट द लेवल ऑफ मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा इन द मेल. मेल में ये प्रोस्टेट के इंफीरियर पे पाए जाएंगे लेकिन फीमेल में जो क्या है कि ये डिस्टल इंफीरियर एंड पे होते हैं. और अनलाइक द इंटरनल स्फिंक्टर मसल एक्सटर्नल स्फिंक्टर इज मेड ऑफ स्केलेटल मसल. ये स्केलेटल मसल से बने होते हैं और ये अंडर वॉलेंटरी कंट्रोल होते हैं. द मेल यूरिथ्रा इज सब डिवाइडेड इनटू 3 रीजन. मेल यूरिथ्रा हमारे पास 3 रीजन में मजीद डिवाइड है जिसमें एक प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा जहां पे प्रोस्टेट पास हुआ होता है. दूसरा मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा दैट इज शॉर्टेस्ट पोर्शन विच पासिस थ्रू द डीप पेरिनियल मसल. और तीसरा हमारे पास स्पंजी यूरिथ्रा द लॉन्गेस्ट पोर्शन विच पासिस थ्रू द पीनस. और जो हमारे पास स्पंजी यूरिथ्रा है वो लॉन्गेस्ट पोर्शन है जो पीनस के पास से होकर गुजरता है हमारे पास. ये यूरिथ्रल स्फिंक्टर हैं. जो ब्लैडर वाले हैं तो वो अंदर की तरफ हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते. लेकिन जो यूरिथ्रा वाले एक्सटर्नल है तो उसमें इंटरनल हमारे कंट्रोल में नहीं है लेकिन एक्सटर्नल हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं. मैच्योरेशन. मैच्योरेशन किसे कहते हैं कि डिस्चार्ज ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड मैच्योरेशन. जो कि एमसीक्यूज के लिए आप याद रख ले डिफिनीशन. इट इज आल्सो कॉल्ड यूरिनेशन और वॉइडिंग. यूरिनेशन भी कहते हैं, वॉइडिंग भी इसे कहते हैं. मैच्योरेशन अकर थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनवॉलेंटरी एंड वॉलेंटरी मसल कंट्रैक्शन. व्हेन वॉल्यूम ऑफ यूरिन इन द ब्लैडर रीच 200 to 400 ml. अगर ये आज का वॉल्यूम आपके पास 200 से 400 ml तक पहुंच जाते हैं तो आपके जो प्रेशर रिसेप्टर होते हैं ब्लैडर में वो सेंस आउट कर लेते हैं. आपके रिसेप्टर स्ट्रेच हो जाते हैं और नर इंपल्स स्पाइनल कॉर्ड की तरफ चली जाती हैं. तो फिर जब वो इंपल्स स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाती हैं तो वहाँ पे मैच्योरेशन सेंटर जो होते हैं वहाँ पे क्या है, वहाँ पे S2 S3 जो सेगमेंट हैं वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करते हैं जिसे मैच्योरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं. और इसके थ्रू ये मैसेज आपके पैरासिम्पैथेटिक इंपल्स के जरिए एक्सटर्नल ब्लैडर की तरफ और उसमें फिर एक्सटर्नल जो है स्फिंक्टर को आ जाते हैं यूरिथ्रा. और फिर आप जो है यूरिथ्रा के जरिए आप वो यूरिन बाहर की तरफ पास आउट करते हैं. यहाँ पे लिखे हैं द पैरासिम्पैथेटिक नर्व इंपल्स काज कंट्रैक्शन ऑफ डिस्ट्रेस मसल एंड द रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर मसल. जो हमारे पास ड्यूट्रेसर
मसल्स होते हैं जो कि ब्लैडर के हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, आपके जो स्फिंक्टर मसल जो हैं इंटरनल यूरेथ्रस स्फिंक्टर मसल जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। सिमल्टेनियसली द मैच्योरेशन सेंटर इनहिबिट सोमैटिक मोटर न्यूरॉन दैट इनर्वेट स्केलेटल मसल इन द एक्सटर्नल यूरेथ्रस स्फिंक्टर अपॉन कंट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर वॉल एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर यूरिनेशन टेक प्लेस। तो ये हमारे पास यूरिनरी सिस्टम का एक यूनिट था जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और ये दूसरा पार्ट था। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन आप थ्रू कमेंट हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।